mechanics of structures. So first of all we have to take some basic knowledge of mechanics of structure. तो you can see here mechanics of structure definition देख लेते हैं उसका पहले. Mechanics of structure or strength of material deals with strength and mechanical properties of material and the behavior of structure member under the action of externally applied load or force. तो बेसिकली मॉस उसको शॉर्ट फॉर्म और सॉम जो हम लोग बोलते हैं, तो डील्स करता है स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रहेगा, अगर सॉम रहेगा तो यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमको बहुत सारी मिलती हैं. इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, रेजिलेंस. देयर आर मैनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल एंड द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर. तो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हम लोगों को पता है, कॉलम है, बीम है, फुटिंग है, लिंटेल है. तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स रहते हैं, तो उनका हमको बिहेवियर देखना है. क्योंकि बीम है और कॉलम है तो इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड और फोर्स को अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण से उसका क्या बिहेवियर रहता है, वो क्या रेजिस्ट करता है, वो हमको यहाँ पर मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में देखना रहेगा. तो बहुत सारे फोर्सेस हमको मिलने वाले हैं और स्ट्रक्चर किस तरीके से बिहेव करता है वो हमको देखना है. तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ लोड. फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लोड. तो फर्स्ट है टेंसाइल लोड और टेंसाइल फोर्स. तो लोड और फोर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम यूनिट है. तो टेंसाइल लोड और आप टेंसाइल फोर्स भी इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है, when the body is subjected to equal and opposite pull, as a result of which the body tends to gather lengthen means elongation. Such a load is called tensile load. So here you can see on the figure, here is two forces are applied and here is tensile nature. तो इसका नेचर कैसा है, फोर्स का टेंसाइल नेचर है. तो ये बॉडी के ऊपर हमने फोर्स को इम्प्लीमेंट किया है, फोर्स को लगाया है. तो जिसके कारण से जो बॉडी है उसका लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, और वो कितने से इंक्रीज़ होगा, डेल्टा एल से. तो एल प्लस डेल्टा एल से लेंथ क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है. तो दो पुल फोर्स लगाने के कारण बॉडी का जो शेप है वो इंक्रीज़ होगा, लेंथ इंक्रीज़ होगा. तो इस फोर्स को हम क्या बोलने वाले हैं, टेंसाइल लोड है और टेंसाइल फोर्स है. एंड देयरफॉर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. एंड इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी, टेंसाइल फोर्स, देयरफॉर स्ट्रेस इज़ डेवलप एंड दिस स्ट्रेस इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. तो टेंसाइल फोर्स अगर लोड हम लगाते हैं बॉडी के ऊपर तो टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप होने वाली है बॉडी के अंदर. ठीक है. तो टेंसाइल फोर्स के कारण बॉडी की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, इलोंगेट करेगा बॉडी का लेंथ. सेकेंड, कॉम्प्रेसिव लोड और कॉम्प्रेसिव फोर्स. व्हेन द बॉडी इज़ सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस. तो यहाँ पर कॉम्प्रेसिव लोड है, तो यहाँ पर बॉडी को ये क्या करेगा, पुश करेगा, मीन्स इसको ढकेलेगा. ठीक है. एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू शॉर्टन इट्स लेंथ. तो बॉडी का जो लेंथ रहेगा वो क्या होगा, शॉर्टन होगा, मीन्स लेंथ क्या होने वाला है, डिक्रीज़ होने वाला है. तो हियर यू कैन सी ऑन द फिगर टू कॉम्प्रेसिव फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडी. तो ये बॉडी है, इसके ऊपर दो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाए. तो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगने के कारण बॉडी का जो लेंथ है एल, वो लेंथ डिक्रीज़ होने वाला है, शॉर्टन होने वाला है. और वो कितने से डिक्रीज़ होगा लेंथ, डेल्टा एल से लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. तो कॉम्प्रेसिव लोड लगने के कारण लेंथ ऑलवेज डिक्रीज़ होगा एंड देयरफॉर स्ट्रेस इज़ ऑल्सो डेवलप ऑन द बॉडी. और इस स्ट्रेस को हम क्या बोलने वाले हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. तो कॉम्प्रेसिव लोड लगने के कारण कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी के अंदर. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ का डेफिनेशन देख लेते हैं. It is the ability of material to resist external applied force without breaking or yielding. मीन्स स्ट्रेंथ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर मटेरियल रेजिस्ट कर लेता है एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर आपने अप्लाई किया और वो रेजिस्ट कर ले रहा है, मीन्स ना तो ब्रेक हो रहा है, ना यील्ड हो रहा है, ना बेंड हो रहा है,
तो आप इजीली बोल सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, जिसके कारण से वो ना तो ब्रेक हो रहा है, ना प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स और लोड इज़ रिमूव। तो इलास्टिसिटी अगर हमको डिफाइन करना है तो मटेरियल रीगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप एंड साइज़ आफ्टर डिफॉर्मेशन। मींस इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के कारण अगर बॉडी का शेप और साइज़ चेंज हो जा रहा है और आपने फोर्स को फिर रिमूव कर लिया, रिमूव करने के बाद ओरिजिनल शेप एंड साइज़ रीगेन कर लेगा, वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ जाएगा, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। थर्ड, प्लास्टिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रिटेन परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर लोड इज़ रिमूव। तो प्लास्टिसिटी भी बहुत ही सिंपल है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थर्ड है। तो मटेरियल अगर परमानेंटली रिटेन कर लेता है डिफॉर्मेशन को आफ्टर लोड इज़ रिमूव। एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं, आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के कारण बॉडी का जो शेप और साइज़ है वो चेंज हो गया है, और शेप एंड साइज़ चेंज होने के बाद आपने फोर्स को रिमूव किया। फोर्स रिमूव करने के बाद भी ओरिजिनल शेप और साइज़ वो रिगेन नहीं कर पा रहा है, मींस वो परमानेंटली उसका शेप चेंज हो गया है। तो यू कैन से ईज़िली कि इस मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, मींस आपने इसको परमानेंटली इसका शेप एंड साइज़ को चेंज कर दिया है। फोर्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर विद एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो मटेरियल को हमको अगर वायर का शेप देना है, स्टील है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो इसको अगर हमको वायर बनाना है, मींस आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर आते हैं, एल्यूमिनियम वायर रहता है, ठीक है, माइल्ड स्टील वायर रहता है, माइल्ड स्टील। तो ये किस कारण से हम इसको वायर का शेप दे सकते हैं? अगर उस मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी अवेलेबल रहेगी तभी हम उसको वायर का शेप दे सकते हैं। मींस कॉपर रहेगा तो उसको हम वायर का शेप दे सकते हैं। अगर स्टील है, स्टील के आप रॉड देखते हैं 6 mm के, या इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं तब वायर देखते हैं। तो ये कैसे डेवलप होता है वायर? उस मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जिसके कारण से उस मटेरियल को हम वायर का शेप दे सकते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पर माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर आर डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटलनेस, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज़ कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक, रप्चर और विद निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। तो इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं रहेगी, लैक ऑफ डक्टिलिटी रहेगी अगर किसी मटेरियल के अंदर। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है? इजीली ब्रिटलनेस की, क्योंकि अगर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं रहेगी तो मटेरियल क्या होगा? ब्रिटल होगा, मींस ब्रेक होने वाला है विद निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन एज वेल एज। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख रहे होगा, आपको कास्ट आयरन है, ग्लास है, कंक्रीट है, और ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? ब्रिटल मटेरियल की। मींस कंक्रीट रहेगा, कंक्रीट को आप देखेंगे तो वो ब्रेक होने वाला है। ग्लास है, ग्लास को आपने सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया तो वो भी ब्रिटल होने वाला है, मींस ब्रेक होने वाला है। तो ये सारे कौन से एग्जांपल्स हो जाते हैं? हमारे ब्रिटलनेस के एग्जांपल हो जाते हैं। तो इजीली लैक ऑफ डक्टिलिटी इज ब्रिटलनेस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैलेबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट। तो कोई भी मटेरियल के अंदर अगर मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी अवेलेबल रहेगी तभी हम उसको शीट का शेप दे सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर दी मैलेबल मटेरियल्स।
सेवेंथ है हार्डनेस। सेवेंथ मैकेनिकल प्रॉपर्टी है हार्डनेस की। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट वियर स्क्रैचेस। तो हार्डनेस को अगर आपको डिफ़ाइन करना है तो मटेरियल के अंदर अगर उस मटेरियल अगर वियर के कारण उसका यूज़ वियर एंड टियर आपने पढ़ा है, और स्क्रैचेस अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर कोई स्क्रैचेस भी डेवलप नहीं होते, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। 7 के बाद आते हैं 8 के ऊपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है टफनेस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ लोड लाइक हैमर ब्लो। तो टफनेस अगर हमको डिफ़ाइन करना है तो कोई भी मटेरियल रहेगा उसके ऊपर अगर आपने एक हैमर का ब्लो मारा, मीन्स एक हैमर से आपने उसके ऊपर इम्पैक्ट किया, जिसके कारण से उसमें अगर फ्रैक्चर्स वगैरह कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है, वो रेजिस्ट कर ले रहा है मटेरियल, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर टफनेस की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो ना तो उसमें फ्रैक्चर्स हो रहा है और वो इजीली क्या कर रहा है, उस इम्पैक्ट ऑफ लोड को रेजिस्ट कर ले रहा है। ठीक है। 9th है स्टिफनेस। स्टिफनेस को रिजिडिटी भी बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। तो स्टिफनेस मटेरियल में अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशंस हो रही है स्ट्रेस के कारण, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, स्टिफनेस। 10th क्रीप। Progressive deformation of a body under tensile load at high temperature is called creep। तो प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन अगर बॉडी के अंदर होगी, अगर टेंसाइल लोड आपने लगाया और हाई टेम्परेचर है, तो जिसके कारण से एक प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी मटेरियल के अंदर। तो इजीली आप बोल सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, क्रीप की प्रॉपर्टी है। 11